और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीप लर्निंग के बारे में। डीप लर्निंग जो है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हम लोगों ने एआई में एल्गो के बेसिस पे पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ा था जो कि डेटा के बेसिस पे था। और ये जो डीप लर्निंग है वो एल्गोरिदम के साथ साथ जो लेयर डेटा है, मतलब डेटा का फिल्टरिंग करके उसका लेयर बना के जो लेयरिंग डेटा है उसके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो इसमें एल्गोरिदम और डेटा दोनों होता है, दोनों का मिक्सचर पार्ट होता है। अब इसमें जो होते हैं, जैसे कि ये सेल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना, ये हमारे पॉइंट दिए हुए हैं। जो पॉइंट का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उससे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है तो उसका जो ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी होती है। जैसे कि आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में या डॉ वगैरह में पढ़ा होगा कि मैथमेटिकल जब फार्मूला यूज़ करते हैं, है ना, मैथमेटिकल फार्मूला लीनियर रिग्रेशन वगैरह जब यूज़ करते थे तो उसमें से हम किस तरह से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे ड्रॉ करते थे ये उसमें दिया हुआ होता है, ठीक है। तो डीप लर्निंग को हम लोग और ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। अब इसका मैंने ग्राफिकल लेयर बेस जो डेटा एल्गो और लेयर बेस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसका मैंने एक ये बना रखा है इमेजेस। तो आप इसे देख सकते हो कि जो डीप लर्निंग होता है, जो फ्यूचर ऑफ एआई है, वो किस तरह से होता है, ठीक है। कि हमने इनपुट दिया, कोई भी हम वर्क करते हैं या कोई भी डेटा का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें इनपुट देते हैं और आउटपुट निकालते हैं, उसके बाद में हम प्रोसेस करते हैं डेटा को, ठीक है। तो सबसे पहला जो लेयर होता है वो एज डिटेक्शन होता है। कौन सा होता है? एज डिटेक्शन। और उसके बाद हिडन लेयर होता है। हिडन लेयर दो लेयर होते हैं। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ड फीचर होता है और रिकमेंडेशन सिस्टम होता है। तो उसके बाद से इमेज का रिकॉग्निशन होता है, रिकमेंडेशन होता है, ऑटोनोमस सिस्टम होता है। तो ये सारे हमारे लेयर हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमने कोई भी इनपुट दिया तो उसमें जो हिडन लेयर होता है वो रिकमेंडेशन सिस्टम को भेजता है कि किस तरह के डेटा को किस तरह से एनालाइज करके हम क्या आउटपुट लेना चाहते हैं, ठीक है। सपोज़ मैंने ये इमेज, इसी इमेज को मैंने सर्च किया गूगल में, तो इमेज का जो रिकॉग्निशन होता है वो उसके पिक्सल और जो उसका डेटा होता है 01, आप जैसे सभी लोग जानते हो कि जो हम लोग डेटा या कोई भी चीज़ जो हम लोग इनपुट करते हैं तो मशीन लर्निंग में कोर लेवल पे हमारा क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। कोर लेवल पे हमारा एनालिसिस जो होता है वो 01 बाइनरी के फॉर्म में होता है, बिट के फॉर्म में होता है, बाइट के फॉर्म में होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। अब हमने एक डिटेल बना रखा है, ठीक है, पीडीएफ का, तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हमारा पीडीएफ जो है यहाँ पर रखा हुआ है। सो फर्स्ट वन जो है हमारा ये है, ठीक है, कि व्हाट इज़ द डीप लर्निंग, ए सिंपल एनालॉजी, ठीक है। अब डीप लर्निंग वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें जो है हमारा ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग आता है, ठीक है, कि किस तरह से ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग डीप लर्निंग में यूज़ होता है, मशीन लर्निंग भी यूज़ होता है, एआई भी यूज़ होता है और डीप लर्निंग भी यूज़ होता है। डीप लर्निंग में किस तरह से लेयर होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था तो उसमें क्या होता है कि डीप लर्निंग में किस तरह से वो वर्क करता है। अब ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, सपोज़ हमने सी पढ़ा, सी प्लस प्लस पढ़ा, जावा पढ़ा, पाइथन पढ़ा, डॉट नेट पढ़ा, पीएचपी पढ़ा। तो उसमें जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि सी हमारी एकदम कोर लैंग्वेज है, ठीक है।
सी से पहले भी बहुत सारे पास्कल वगैरह यूज़ होता था, लेकिन अब कोई उसको यूज़ नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि इट हैज़, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से वो अपना वर्क करता है, किसके बेसिस पे रियल लाइफ में। अब इसमें मशीन लर्निंग है। अब मशीन लर्निंग जो है हमारा क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि वो डेटा पैटर्न पे काम करता है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग हमारा किस पे काम करता है, लॉजिक पे। जैसे कि हमने कोई एक वेरिएबल दिया, वेरिएबल में हमने वैल्यू असाइन कर दिया, फिर उसके बाद हमने लूप के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो एडवांस प्रोग्रामिंग जैसे जावा हो गया, उसमें ऊप्स वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन मशीन लर्निंग में हम डेटा और डेटा के फिल्ट्रेशन, डेटा के लेयर पे हम बात करते हैं, जो कि डीप लर्निंग कहलाता है। मशीन लर्निंग में सिर्फ डेटा एनालिसिस करता है। अब डीप लर्निंग में जो हमारा होता है वो मल्टी लेयर होता है। मल्टी लेयर इन द सेंस, जैसे कि लास्ट ग्राफ में अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग उसको पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और उसमें लेयरिंग होती है, और ईच लेवल का जो लर्न होता है वो डिफरेंट लेवल का एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और फाइनल लेयर, ये सब क्या होता है कि लुक फॉर द सिंपल एजेस एंड कॉर्नर्स, कंबाइन एजेस टू फाइंड शेप। अब जैसे कि एजेस जो हमने फाइंड किया तो उसमें हम लोग सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। कंबाइन शेप टू द फाइंड पार्ट्स लाइक ए फेस, लेग और ए टेल। और इसको हम लोग जो फेस जैसे रिकॉग्निशन होता है तो उसका जो पैटर्न होता है, तो जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या करते हैं, फेस को करते हैं, फिर उसके बाद बॉडी को करते हैं, ठीक है। फिर इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स को डिज़ाइन मतलब ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से हमारा फेशियल रिकॉग्निशन होता है। अब जो फाइनल लेयर हमारा आता है, सपोज पुट ऑल टुगेदर एंड से दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूचर इज मोस्ट लाइकली अ कैट, ठीक है। फाइनल लेयर आ जाता है। इन टेक्निकल टर्म डीप लर्निंग इज द सब फील्ड। अब जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है, एआई, एआई के बाद मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग जो होता है वो सब फील्ड है मशीन लर्निंग का, दैट यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद मल्टीपल लेयर, डीप नेटवर्क जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा डेटा के बेसिस पे इंटेलिजेंट डिसीजन लेने के लिए काम आता है। तो इसके बेसिस पे जो भी हम लोग डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक है, कोई भी डिवाइस, मार्केट में कोई भी डिवाइस चल रहा हो, तो वो उसका इंटेलेक्चुअल इस बात पे डिपेंड करता है कि वो डेटा का एनालिसिस हमने किस बेसिस पे किया है, और उसका जो लॉजिक है, प्रोग्राम का जो लॉजिक है वो कितना अच्छा है, कितना इनहेंस है, ठीक है। तो अब जो एएनएन, जो लॉजिक इंजन जो काम करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो एएनएन जो काम करता है, इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन, एएनएन आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब न्यूरॉन्स जो नोड्स होते हैं, बेसिक कंप्यूटेशनल यूनिट, it takes input, perform a calculation and process the output to the next layer। न्यूरॉन्स में क्या होते हैं कि जैसे कि हमने इनपुट दिया, उसने कोई कैलकुलेट किया और आउटपुट दिया, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के जो डॉट कनेक्शंस होते हैं उसके बेसिस पे देता है। लेयर में क्या है, कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है। इनपुट लेयर क्या करता है, रिसीव द रॉ डेटा, रिसीव द रॉ डेटा। इनपुट लेयर जब हम देते हैं तो वो कभी भी रॉ डेटा के फॉर्म में ही होता है। वो जैसे कि हमने इमेज दिया तो वो पिक्सल्स ऑफ द इमेज, और पिक्सल्स ऑफ द इमेज जो रहता है उसको हम लोग रॉ डेटा ही मानेंगे। हिडन लेयर, जैसा कि सेकेंड लेयर आप लोगों ने ग्राफ में पढ़ा था कि वेयर द मैजिक हैपेंस, एंड दीज आर द डीप लेयर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स फीचर एक्सट्रैक्शन। These can be a dozens, even hundreds और hidden layer। तो हिडन लेयर में क्या होता है कि कई सारे, जैसे कि फर्स्ट लेयर हम लोगों ने इनपुट लेयर पढ़ा था, उसके बाद से हिडन लेयर में भी हम लोगों ने 2 लेयर पढ़े थे, और उन 2 लेयर के बीच में बहुत सारे ऐसे लेयर होते हैं जो कि हिडन होते हैं।
वो जो क्या होता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। जितने हमारे, जैसे कि आप लोगों ने क्रिप्टोग्राफी में पढ़ा होगा कि जितने भी लेयर हमारे हिडन होंगे, किसी भी बैंकिंग सेक्टर हो चाहे कोई भी फिनेंशियल डोमेन का प्रोजेक्ट हो, तो इसमें काफ़ी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हैकिंग वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हम लोग उसमें भी पहले भी कॉन्सेप्ट यूज़ होते थे, लेकिन इतना वाइड रूप में यूज़ नहीं होते थे। अब जैसे कि आउटपुट लेयर है, तो जैसे कि हमें कोई एक प्रोजेक्ट, कोई भी एक प्रोड्यूस करना है फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। तो जब हम फाइनल रिजल्ट में उसको यूज़ करते हैं, तो वो इस तरह से यूज़ होता है। और कोई भी चीज़ जब हम ड्रॉ करना चाहें, चाहे वो कैट हो, चाहे डॉग हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, बफेलो हो, काऊ हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। कनेक्शन एंड वेट, ईच कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स हैज़ ए वेट। During training, the network adjusts these weights to learn. A high weight means the connection is strong and important. Activation function determines whether a neuron should fire or send a signal. It introduces non-linearity, allowing the network to learn complex patterns. How does it learn? The training process. The goal is to find the optimal weight that minimizes errors. This is done through a process called back propagation. Forward pass, input data is fed through the network layer by layer until it produces an output. अब कैलकुलेट लॉस क्या है? ए नेटवर्क आउटपुट इज कंपेयर टू द करेक्ट आंसर द लेवल यूजिंग द लॉस फंक्शन, हाउ रॉन्ग वाज द प्रेडिक्शन। बैकवर्ड पास क्या है? बैकवर्ड प्रोपगेशन क्या है? द एरर इज सेंट बैकवर्ड्स थ्रू द नेटवर्क, then algorithm calculate how much each neurons and weight contributes to the error, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो थ्योरेटिकल हो गई है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे कि कैलकुलेट लॉस, ठीक है। अब सपोज कि हमें कोई एक फंक्शन है और उसका हमें लॉस कैलकुलेशन करना है, डेटा के बेसिस पे हमें प्रेडिक्ट करना है, तो उसमें हम लोग लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। और वो दो तरह से होता है, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, ठीक है। एक लेयर बाई लेयर होता है और एक नेटवर्क के थ्रू होता है। अपडेट वेट्स ऑप्टिमाइजर लाइक stochastic gradient descent adjust the weight slightly to reduce the error for next round. अब इसमें नेक्स्ट है जो की आर्किटेक्चर है डीप लर्निंग में। जो की आर्किटेक्चर है, different problems require different neural network structures. Convolutional neurons network, CNN, the kings of image processing. इमेज प्रोसेसिंग का जो किंग है उसे कौन क्या कहते हैं? CNN। एक्चुअली ये न्यूरल नेटवर्क का एक मॉडल है, जो कि मॉडल हम लोग यूज़ करते हैं इमेज को प्रोसेस करने में। इमेज का जो पिक्सल है वो कितना अच्छा है, उसका वेटेज कितना है, वेटेज इन द सेंस कि वो कितने MB का है, कितने KB का है। और ये जो प्रोसेसिंग करता है, हमें सपोज़ कोई भी इमेज हमने प्रोसेस किया और वो हमें सपोज़ 10 MB का आ रहा है, ठीक है, तो 10 MB से हमें लेस MB में करना है, तो वो CNN के थ्रू होता है। कोई भी चैटबॉट या कोई भी जो, जैसे कि हम लोग चैट GPT वगैरह यूज़ करते हैं या जेमिनाई यूज़ करते हैं, तो वो जो इमेज प्रोसेसिंग करता है वो किसके बेसिस पे करता है? न्यूरल साइंस CNN के बेसिस पे करता है, ठीक है। और उसमें कर्नल्स होते हैं, एजेस, टेक्सचर एंड शेप्स। एप्लीकेशंस क्या होता है कि इमेज रिकग्निशन, जैसे कि गूगल फ़ोटो होता है, मेडिकल इमेजिंग डिटेक्टिंग, जैसे कोई भी वो हो गया, ठीक है, डिजीज़ हो गया,
कोई भी डिसीज़ हो गया मेडिकली, या सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, तो ये हमारे सब क्या है, एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। अब उसमें क्या होता था, पहले जो डॉक्टर होते थे वो मैनुअली हर चीज़ को करते थे, तो मैनुअली में पता चला कि कुछ अपनी चीज़ें कहीं भूल गए, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। ठीक है। तो इमेज रिकॉग्निशन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क डिजाइंड फॉर sequential data. They have a memory that allow information to persist, making them ideas for data where other matter like time series or language. Long short-term memory network are a popular, more powerful type of RNA. Applications is speech recognition, Siri, Alexa, and machine translation, Google Translate, text generation. Transformer, the modern architecture that has largely surpassed RNN for many natural language processing tasks. Uses a self-attention mechanism to weigh the importance of different words in a sentence regardless of their position. This allows for the massive parallel processing. Application large language model like GPT, BERT and T5. अब generative adversarial network used for the generative new data. Two networks play a game as generator create fake data and discriminator try to spot the fake. They compete, both getting better until the generator produce highly realistic data. अब हमें क्या है कि कोई भी डिफिनीशन है तो उसको हमें एग्जैक्टली लिखना ही लिखना है, या कोई भी हमसे पूछे तो उसको एग्जैक्टली बताना ही बताना है। फिर उसके बाद से हमें एप्लीकेशन, रियल टाइम एप्लीकेशन, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें बताना। लेकिन अगर हमें कोई भी चीज़ पूछता है तो हमें सबसे पहले जो भी एग्जैक्ट डिफिनीशन है, चाहे वो बुक्स के थ्रू हो, चाहे वो एप्लीकेशन की एपीआई के थ्रू हमने पढ़ा है, तो वो हमारा एकदम एग्जैक्ट डिफिनीशन होता है। अब जो डीप लर्निंग है इतना पावरफुल क्यों है? जो आइडिया है डीप लर्निंग के बिहाइंड आर डिकेड्स ओल्ड। अब इसमें कई डिकेड्स हैं, बट 3 की फैक्टर लीड टू इट एक्सप्लोजन इन द 2010। अब 2010 से इसका जो है वो जैसे पाइथन जो है वो जावा से बहुत पुरानी लैंग्वेज है, लेकिन अभी यूज़ हो रहा है। ठीक है। और पाइथन से भी यूज़, जैसे पास्कल वगैरह, सी, ये सब बहुत पुरानी लैंग्वेजेस है। लेकिन जो हमारा बिग डेटा है, हार्डवेयर है, एल्गोरिदम एडवांसमेंट है, ये किस तरह से होता है? बिग डेटा, जैसे कि इंटरनेट जनरेटेड वास्ट अमाउंट ऑफ लेबल डेटा, इमेजेस ऑन द इंस्टाग्राम, टेक्स्ट ऑन विकीपीडिया नीडेड टू ट्रेन डीप नेटवर्क। जैसे कि इमेजेस हैं, तो इमेजेस आपने एज़ कम्पेयर टू इंस्टाग्राम, जो हमारा यूट्यूब है या फेसबुक है, तो उसमें जो उसका जो क्वालिटी होता है वो अच्छा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी जो पिक्सल क्वालिटी होती है, जो उसकी इंटेंसिटी होती है डेटा की, वो ज़्यादा डेंस होती है। हार्डवेयर क्या है? जैसे कि हमारा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जीपीयू होता है हार्डवेयर। जैसे कि हमारा कोई मोबाइल है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, तो उसमें जो एक्सेप्शनली गुड एट द पैरेलल मैट्रिक्स कैलकुलेशन रिक्वायर्ड इन न्यूरल नेटवर्क मेड ट्रेनिंग लार्ज मॉडल फिजिबल। एल्गोरिथमिक एडवांसेस, ठीक है, improve technique like better activation function, regularization method, dropout and optimizer made training more stable and efficient. Application जो transforming the world। अब कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो
आने वाले समय में ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, डीप लर्निंग इज़ नो लॉन्गर जस्ट एकेडमिक, इट्स एवरीवेयर। जैसा कि ये बता रहे हैं कि डीप लर्निंग जो होगा सिर्फ एकेडमिक नहीं होगा, रियल टाइम में भी जब आप जाओगे तो उसको यूज़ होगा। अब रियल टाइम में हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर विज़न है तो ये फेशियल रिकॉग्निशन के लिए, फ़ोटो टैगिंग के लिए, मेडिकल इमेज एनालिसिस के लिए, ऑटोनोमस व्हीकल के लिए यूज़ होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्मार्ट असिस्टेंट, रियल टाइम ट्रांसलेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, चैट बॉट्स एंड कंटेंट क्रिएशन में यूज़ होगा। जो एनएलपी होगा, ठीक है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होगा, वो रियल टाइम ट्रांसलेशन, सपोज हमें हिंदी से, जैसे कि आप लोगों ने कोई जावा लैंग्वेज में हम लोग एप्लीकेशन बनाते थे तो उसमें I18N करके एक कॉन्सेप्ट होता था, उसमें हम किसी भी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस, चैटबॉट एंड कंटेंट क्रिएशन, सेंटिमेंट एनालिसिस होगा, चैटबॉट होगा और कंटेंट क्रिएशन होगा, चैटबॉट। Recommendation system, the engine behind Netflix, YouTube and Amazon recommendations, Netflix होगा, YouTube and Amazon होगा। हेल्थ केयर, ड्रग रिकवरी, प्रेडिक्टिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जनरेटिव आई, क्रिएटिंग आर्ट, म्यूजिक एंड राइटिंग, चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस। अब इसमें चैलेंजेस क्या है और उसका लिमिटेशंस क्या है। Despite its power, deep learning has significant drawbacks: data hunger, computational cost, black box problem, require enormous amount of the level data, which can be expensive and time consuming to create. Computational cost, training large model consume immense energy and requires expensive hardware. Black box problem क्या है, it often difficult to understand why a deep learning model made a particular decision, which is a major issue for the critical application like medicine or criminal justice. Lack of common sense. Model can be the fooled by advertising an example, slightly modify input that cause the model to make a glaring error, revealing the lack of true understanding. अब बायस एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा कि मॉडल जो हम लोग बनाते हैं वो डेटा बेस पे ही बनाते हैं, मतलब डेटा से ही बनाते हैं मॉडल, डेटा के एनालिसिस में ही। और जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से हम लोग ट्रेनिंग डेटा कंटेन ए सोसाइटल बायस, जेंडर और रेडिकल मॉडल विल लर्न एंड ऑफ्टन एम्पलीफाई दम। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि हमने जैसे ही कोई भी चीज़ पढ़ा तो उसको हमें उसी समय पे एक बार रिवाइज करना है कि हमने उसमें से क्या क्या आउटपुट निकाला, कि डीप लर्निंग में क्या है, तो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, मशीन लर्निंग में क्या है, डीप लर्निंग में क्या है, उसमें लेयर बेसिस है, तो लेयर बेसिस में हम लोग डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं, ग्राफ का डिज़ाइन कैसे होता है, उसमें कौन कौन से मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ होते हैं, लीनियर रिग्रेशन, और ये इस तरह से उसका जब ग्राफ बनाते हैं जैसे 10x sin x cos x, तो उसके ग्राफ कैसे बनते हैं वो हम प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे यूज़ होता है, लेयर कैसे यूज़ होता है, हिडन लेयर क्या क्या होते हैं, उसके बाद से आउटपुट कैसे निकलता है। ठीक है, फिर उसके बाद से जैसे कि हम लोग कैलकुलेशन लॉस में फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो पास होता है वो किस तरह से यूज़ करते हैं या कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद इमेज प्रोसेसिंग में सबसे बेस्ट एल्गो जैसे कि CNN यूज़ होता है, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। सीक्वेंशियल डेटा में हम लोग RNN यूज़ करते हैं, तो उसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और एप्लीकेशन किस तरह से यूज़ होते हैं। जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क में जब हम यूज़ करते हैं तो किस तरह से यूज़ करते हैं। और डीप लर्निंग जो होता है इतना पावरफुल कैसे होता है, बिग डेटा, हार्डवेयर और एल्गोरिदमिक एडवांसेस कैसे होते हैं। एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मिंग वर्ड में कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रिकमेंडेशन सिस्टम, हेल्थ केयर और जनरेटिव AI कैसे होता है।
चैलेंजेस और लिमिटेशंस में डेटा हैंगर, कंप्यूटेशनल कॉस्ट, बैकलॉग्स प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन सेंस, बायस एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो ये सब हम लोगों ने इस सेशन में पढ़ा है। डीप लर्निंग का कम से कम और भी कई सारे सेशन आएंगे, फिर उसके बाद मैं डीप लर्निंग का एक फुल पेज लेक्चर आपको क्रिएट करके दूंगा। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप फुल पेज वीडियो भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं पहले लेक्चर क्रिएट करता हूँ, लेक्चर 1 2 3 4 5, उसके बाद एक फुल पेज मैं एआई का भी बनाया है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग का भी बनाऊंगा, मशीन लर्निंग का भी बना चुका हूँ और डीप लर्निंग का बनाऊंगा। फिर उसके बाद एक फुल पेज कोर्स जिसमें कि एआई, एमएल और डीप लर्निंग तीनों होगा, वो मैं आपको बना के उसमें दे दूँगा, ठीक है। सो टिल दैट टाइम एंजॉय एंड गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।